नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कल हमने पढ़ा था जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। आज पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है या फिर कह सकते हैं एब्सेंट होता है। जैसे मान के चलिए अगर ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक टाइप की, तो इसमें डीएनए मटेरियल होगा लेकिन ऐसा बिखरा हुआ होगा। इसमें जो न्यूक्लियस बॉल जो होती है, जो केंद्रक कला होगी, वो नहीं होगी। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि ये है कोशिका और इसके अंदर है न्यूक्लियस। तो ये जो इसमें जो लक्षण दिखाई दे रहा है ये यूकैरियोटिक कोशिका का होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्राथमिक प्रकार की होती हैं, यानी आदिम कोशिकाएं होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं या इनसे ज़्यादा विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और कोशिका के बीच में सीमित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है, क्योंकि जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक कला कहाँ से होगी, और जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रिका भी नहीं होगी। तो इसलिए केंद्रक कला, केंद्रक और केंद्रिका क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक प्रकार की, आदिम प्रकार की या प्राचीन काल की, कह सकते हैं कि सबसे पहली कोशिकाएं होती हैं वो। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसलिए इनमें केंद्रक कला प्रेजेंट होती है और केंद्रिका भी उपस्थित रहती है। अगला अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए होता है तो वो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन से रहित, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए पाया जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है या हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लगी होती है। अगला अंतर रहेगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या हैं? अनुपस्थित। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंगक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे नीचे दे रखे हैं कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या हैं? ये कोशिका अंगक हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी सिस्टम, गोल्जी तंत्र अनुपस्थित रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित रहती है और यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। वो भी दो प्रकार में होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, जिन्हें कहते हैं SER और RER। दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहेंगे और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER से जानते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट रहती हैं। प्लास्टिड की बात करें, जिसे हिंदी में लवक कहते हैं, तो प्लास्टिड प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं बल्कि किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ये प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला पर प्रेजेंट होता है इसमें प्रोकैरियोटिक वाले में, और इधर जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें श्वसन तंत्र जो होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उपस्थित होगा, वो कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश उसका जो श्वसन का जो कार्य होगा वो किस में होगा? वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन का कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? जीव द्रव्य कला पर होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? क्रोमैटोफोर में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरितलवक यानी कि क्लोरोफिल में होती है। अगला पॉइंट है जिसमें अंतर है कि जो आरएनए जो होते हैं 70S टाइप के पाए जाते हैं, कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, 70S भी होंगे और 80S टाइप दोनों प्रकार के, 70S एंड 80S टाइप आरएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। रिक्तका यानी कि जो वैक्यूल्स होती हैं, जैसे कि जो हमने प्लांट सेल में जो दिखाई थी, वैक्यूल्स जो बनी रहती हैं, खाली स्थान जिनमें रस भरा रहता है, रसधानी जिन्हें कहते हैं, वैक्यूल्स जो होती हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में छोटी बड़ी प्रकार की, दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, उपस्थित रहती हैं। जैसे जंतु कोशिका की बात करें तो छोटी छोटी होती हैं, और प्लांट सेल की बात करें यानी कि पादप कोशिका की बात करें तो उसमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं कोशिका के अंदर। अब इनका हम यहाँ पर अंतर कर चुके हैं, अब हम इसका अंतर चित्र के माध्यम से करते हैं। देखिए जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, जिसमें केंद्रक क्या है? अनुपस्थित है। जब केंद्रक नहीं है तो ना केंद्रक कला होगी ना केंद्रिका होगी। ये इनमें मुख्य अंतर हो जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन इनमें क्या क्या पाया जाता है एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये जो राउंड रचना है इसे प्लाज्मिड कहेंगे, और ये जो धागेनुमा रचना है ये फ्लैजिला कहलाते हैं, और छोटी छोटी जो रचनाएँ हैं जो ब्लू कलर में यहाँ पे ये क्या है? पिलाई कहलाते हैं। ये मीजोसोम्स होता है, उभरी हुई रचना जो है यहाँ पर अंदर को जो धसी हुई ग्रुप बन जाती है, मीजोसोम्स होते हैं। छोटे छोटे जो कण ग्रेन्यूल्स जो पाए जा रहे हैं वो राइबोसोम होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि बिना केंद्रक के इधर उधर बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म में। और ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है जो पूरी कोशिका के अंदर बिखरा रहता है। न्यूक्लियोइड को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और देखिए ये साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मिड हो गए, और क्या पाए जाते हैं? कहने का मतलब है इसमें जो सभी लक्षण कैसे होंगे? सब प्रिमिटिव टाइप के होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होती है कुछ कोशिकाओं में, कुछ में नहीं होती है। बाहर जो दिखाई दे रही है डार्क कलर में तो ये है सेल वॉल, और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि आदिम कोशिकाएं कहलाती हैं, प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं, जो ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं और ना ही इनमें केंद्रक पाया जाता है। अगर होगा भी तो वो विकसित नहीं होगा, अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। तो ये इनमें इनके जो मुख्य लक्षण थे। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक के बाद में देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो देखिए न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन भी होगी, जैसे न्यूक्लियस को घेरे रखेगी, और एक डेंस रचना जो ठोस आकार की गोलाकार रचना है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है तो वो कहलाती है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रिका कहते हैं। और जो धागेनुमा रचना जो बिखरी हुई है केंद्रक के अंदर वो क्रोमेटिन कहलाते हैं, जिसमें डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल ये होते हैं। और ये वाली रचना है ये गोल्जी एपरेटस हैं, इन्हें गोल्जी तंत्र कहते हैं, और गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं। और गोल्जी बॉडी से ही रचनाएं बनती हैं, गोलाकार रचनाएं, इन्हें कहते हैं गोल्जी वेसाइकल्स। और ये क्या है? ये रसधानी रिक्तिका या वैक्यूल्स है। फिर
ये गोलाकार रचना है प्रोगिसोम, और सिक्रेटरी वेसाइकल्स होती है ये वाली। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने बताया SER और RER, और कैसी रफ, यानी कि ये तो हो गई स्मूथ, और जिन पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसी होती है, वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पर RNA के जो ग्रेन्यूल्स, जो राइबोसोम्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अनुपस्थित रहेंगे, तो इस प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो कैसी होगी, स्मूथ टाइप की होगी। तो इसलिए इसे SER और इसे RER कहेंगे। और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम पे होते हैं। इनमें बहुत प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं और ये अपने आप हट जाते हैं और एंजाइम को रिलीज करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। और ये श्वसन की क्रिया जो होती है, जैसे ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस में पाई जाती हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें क्या है, एब्सेंट रहती हैं। और ये ग्रीन कलर में जो धागे नुमा रचना दिखाई दे रही है, ये माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट। और ये वाली रचना सेंट्रोसोम है, और ये नलिकाकार रचनाएं जो है वो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। और ये पूरी कोशिका जिससे घिरी रहती है वो क्या कहलाती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरी रहती है, और ये जंतु कोशिका है। अगर पादप कोशिका की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाहर से जो है सेल वाल से या कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, जो किसकी बनी होती है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। और यहाँ पर जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं ग्रेन्यूल से जो पाए जा रहे हैं वो राइबोसोम कहलाते हैं, और ये धागेनुमा रचना है ये क्या है, फिलामेंट्स हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी हुई, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है जिसके बारे में आप चित्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर अंतर करवाया गया और प्रयास किया गया समझाने का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, फिर से कोशिश की जाएगी अच्छे से समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।